अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन शायद आज इसकी किस्मत इसका मूड ख़राब होना लिखा था, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते ही मुस्तफ़ा भाई नज़र आया। मुस्तफ़ा को मुकम्मल इग्नोर करके इसने इनको सलाम किया। सफ़ेद यूनिफॉर्म में पोनी टेल के किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे इनके कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती थी, लेकिन पेपर के दौरान बाहर कॉलेज से डीओ आते थे, जिसकी वजह से इनके टीचर्स ने मुकम्मल यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा, ताकि इन लोगों के कॉलेज का निज़ाम ख़राब ना लगे। जब इनके कॉलेज में 2 सेक्शन थे, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग, जिनमें से कुछ क्लास एक साथ होती, जिनमें लड़के और लड़कियां एक साथ लेक्चर लेते। बाकी कॉलेज की तरह इसके कॉलेज में भी हर तरह की आज़ादी थी। चलिए बाबा चलते हैं, इसने बाबा को मुखातिब करते हुए कहा। बेटा नाश्ता तो कर लो, मामा ने मोहब्बत से कहा। मामा मैं कॉलेज में कर लूँगी, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं, लेट हो रही हूँ। इसने टेबल से एक एप्पल उठाया और वहाँ से चली गई। मामा मैं कॉलेज में कर लूँगी। हाँ बेटा, आज से तुम्हें मुस्तफ़ा छोड़ के जाया करेगा। सुबह सुबह ही इसके सर पर धमाका किया गया। आज से नहीं बाबा, सिर्फ आज से ही जाना है। आज आखिरी पेपर है मेरा, मुझे आप ही छोड़ने जाएंगे? इसने बाबा का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। हाँ बेटा, वही तो कह रहा हूँ, आज तुम्हें मुस्तफ़ा कॉलेज छोड़ देगा, बाबा ने समझाते हुए कहा। मुझे आप छोड़ने जाएंगे? इस वक्त वो बाबा को नहीं बताना चाहती थी मुस्तफ़ा ने इसको रात को कितना डांटा, क्योंकि ये बताने का इरादा वो गाड़ी में रखती थी। ज़िद मत करो, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ, ये कहकर मुस्तफ़ा बाहर चला गया। जबकि इसके ऑर्डर चलाने पर दुआ ने बाबा की तरफ देखा। एक मेहमान इसके मामा बाबा के सामने इस पर ऑर्डर चला रहा था। जाओ बेटा, वो इंतज़ार कर रहा है। इसको इस तरह खड़ा देखकर बाबा ने कहा, जबकि वो रूठे अंदाज में घर से बाहर निकल गई। इसके इस तरह से रूठने पर इसकी माँ बाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सारे रास्ते दुआ चुप रही, कुछ ना बोली। इसका ध्यान खिड़की से बाहर था। खिड़की से बाहर भी कुछ इंटरेस्टेड ना था, क्योंकि ये रास्ता वो रोज़ देखती। कौन से सब्जेक्ट हैं तुम्हारे? बहुत नरमी से सवाल आया, लेकिन दुआ ने जवाब देना ज़रूरी ना समझा। देखो दुआ, रात वाली बात की वजह से मुझसे नाराज़ हो तो तुमने वाकई ही गलती की। क्या लड़कियां अच्छी लगती हैं? इतनी रात बाहर घर से रहती। बहुत देर जवाब ना मिलने पर मुस्तफ़ा ने फिर पूछा, 1 मिनट में आपसे नाराज़ क्यों होंगी? आप ना तो मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरे भाई, सिर्फ कज़न है, और कज़न एक ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसकी बना पर नाराज़ हुआ जाए। और जहाँ तक मेरा रात को घर से देर आने की बात है, तो एक बात आप भी जान लें, आप हमारे घर में मेहमान हैं, आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल ना दें। मैंने मामा और बाबा को आपके रवैये के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे डरती हूँ या आपकी बात मान रही हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मेरी लाइफ में इतनी अहमियत ही नहीं रखते कि मैं आपके बारे में अपने घर वालों को बताऊँ या खुद सोचकर अपना वक्त ज़ाया करूँ। मैं आपका लिहाज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप चंद दिन के लिए मेहमान हैं। बेहतर होगा ये अपना हुक्म कहीं और जाकर चलाएं। मुझ पर इतना हक नहीं रखते आप। लगी लपटी रखे बगैर वो अपने सारे दिल की भड़ास निकाल चुकी थी। हक सारी तकरीर में मुस्तफ़ा ने सिर्फ हक ही नोट किया। तुम्हें मुझसे नाराज़ होने का हक मैं खुद देता हूँ। तुम अपने माँ बाप से मेरी शिकायत करो या मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी बताओ, मुझे तुम्हें कुछ भी कहने से वो नहीं रोक सकती, और मेरा हक नहीं है तुम पर। इसने मुस्कुराने कर अपनी गर्दन नफ़ी में हिलाई। अपने माँ बाप से पूछना मैं क्या हक रखता हूँ तुम पर? इतना हक इसका नहीं है जितना मेरा है। मुस्तफ़ा बोले जा रहे थे, लेकिन दुआ सुनने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं रखती। जाओ, तुम्हारा कॉलेज आ गया। इसके कॉलेज के सामने गाड़ी रोककर बोला, पेपर ठीक से देना, सोच समझ कर हल करना। मुझे नालायक लोगों से सख्त चीड़ है और तुम्हारे पुराने रिजल्ट्स में देख चुका हूँ। ये कहकर वो चला गया। जबकि दुआ को समझ ही नहीं आई वो इसे बता रहा था या फिर धमका रहा। या अल्लाह, ऐसा कज़न मैंने नहीं मांगा, मुझे तो एक अच्छा सा कज़न चाहिए था जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकूं, अपना बेस्ट फ्रेंड। इसको आप वापस ले लो। हिटलर खड़ूस सड़ा हुआ अकरू इसके खिताब को नवाजती वो अंदर चली गई। कैसे हो इंस्पेक्टर? मुस्तफ़ा फ़ोन उठाते ही एक आवाज़ इसके कान में पड़ी। माफ़ कीजिएगा जनाब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुस्तफ़ा ने एक नंबर देखा, फिर कान से लगाया। तो मुझे नहीं पहचानते मुस्तफ़ा, लेकिन तुम्हारी बहादुरी के इतने किस्से सुने कि मुझे तुमसे मिलने का तजस्सुस हो रहा है। आप है कौन, पहले ये बताना पसंद करें।
मुस्तफ़ा को इसकी बातों में कोई ख़ास इंटरेस्ट ना था। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, तुमसे मिलकर। वैसे बहुत नायाब और अनमोल चीज़ लेकर जा रहे थे सुबह, ऐसी नायाब चीज़ों को बगल में लेकर नहीं घुमा करते। ज़माना बहुत ख़राब है, गोया इससे डरा कीजिए। यकीनन वो दुआ की बात कर रहा था, वो दोस्ताना लहजे में छुपा इसका कोई दुश्मन था। बकवास बंद करो, कौन हो तुम? मुस्तफ़ा ने गुस्से से कहा। वही जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तारक भट्टी। मुस्तफ़ा ने लम्हे की देर किए बगैर पहचान लिया। इतनी मोहब्बत करते हो तो मुझसे कि एक लम्हे में पहचान लिया, आगे से कहका लगाया। तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तुम्हें मैं अपने थाने में डंडे से बताऊँगा। मुस्तफ़ा इसी के अंदाज में बोला। ज़ुबान संभाल कर बात करो मुस्तफ़ा, ये ना हो मुझे थाने में ले जाने की कोशिश पूरी ना हो। हाँ मगर क्या नाम है इस चिड़िया का? दुआ। सुल्तान कहीं मेरी ख्वाहिश ना बन जाए। ख़बरदार, तुमने दुआ के नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच दूँगा। मुस्तफ़ा गुस्से से दहाड़ा। मुस्तफ़ा, अपनी कमज़ोरियों को बगल में दबाकर नहीं घूमना चाहिए। तारक भट्टी जो अपनी कमज़ोरियों को साथ लेकर चलता है, इन्हें इनकी हिफाजत करना भी आता है। तुमने अगर ये दुआ पर आंख भी उठाई तो दुनिया में कुछ देखने के काबिल नहीं रहोगे। वो जैसे ही कॉलेज से निकली, मुस्तफ़ा पहले से इसके इंतज़ार में खड़ा। इसे देखने के बावजूद वो इसे इग्नोर करके सादिया की गाड़ी में आ बैठी। क्या हुआ, आज तुम्हारे बाबा नहीं आए? नहीं, शायद वो नहीं आए, कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो मुझे, दुआ ने ऑर्डर दिया। ओके मैडम, और कोई हुक्म? दुआ ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, फ़िलहाल बस इतना ही। मुस्तफ़ा जानता था कि वो जान चुकी है कि वो इसे लेने आया है, लेकिन वो फिर भी इसकी गाड़ी में नहीं बैठी, किसी दोस्त के साथ जा रही थी। मुस्तफ़ा को बहुत गुस्सा आया, वो गाड़ी से निकला। तब तक सादिया की गाड़ी स्टार्ट होकर कॉलेज से निकल चुकी थी। दुआ, तुम खुद मुझे सख्ती करने पर मजबूर करती हो, बड़बड़ाता हुआ गाड़ी में आ बैठा हुआ। अभी सादिया की गाड़ी ने एक मोड़ काटा कि मुस्तफ़ा की गाड़ी बिल्कुल इसके सामने रुकी। वो गुस्से से गाड़ी से निकला और इसकी गाड़ी के करीब आया। दुआ के साइड का डोर खोला। चलो मेरे साथ दुआ, जब तुम देख चुकी थी कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम फिर मुझे इग्नोर करने का क्या मकसद था? मुस्तफ़ा ने इससे पूछा। मैंने आपको नहीं देखा, दुआ ने झूठ बोला, लेकिन वो इस वक्त बीच सड़क पर इससे बहस नहीं करना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, अब तो देख लिया, चलो, इसने एक तरफ होकर कहा। नहीं, आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, दुआ ने सादिया की तरफ इशारा किया। दुआ, फिर मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है? अपनी हरकतें देखी हैं तुमने, चलो यहाँ से। इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो गाड़ी से निकलकर अपने साथ ले आया, जबकि ये सादिया इन दोनों की कार्रवाई देख चुकी थी। छोड़िए मेरा हाथ, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, दुआ चाहिए। खबरदार, जो तुमने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकाला। गाड़ी में इसे ज़बरदस्ती पटका वो दूसरी साइड पर आ गया। मैं तुमसे जितनी नरमी से बात करने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे उतना ही गुस्सा दिलाती हो। मुझे कोई इंतहाई फ़ैसला करने पर मजबूर ना करो दुआ। यकीन करो, तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नरम है। आखिरी लाइन इसने बहुत धीमे लहजे में बोली, शायद दुआ ही सुन पाई हो। दुआ घर आते ही कमरे में बंद हो गई। पता नहीं सादिया क्या सोच रही होगी, कैसा अजीब कज़न है मेरा, और मैं इसकी तारीफ़ों के कुल बांध रही थी। अब वो दोनों मेरा मजाक उड़ाएंगी। मुझे भी क्या पड़ी थी इसकी तारीफ़ें करने की, अगर वो सादिया से हाल ही पूछ लेता। खैर इसने मुझसे नहीं पूछा तो इससे क्या पूछेगा। आज जाने दे, आज बाबा को देखे एक एक बात बताती, फिर पता चलेगा मुझ पर हुक्म चलाने का क्या अंजाम होता है। बाबा तो आज ही इसका सामान पैक करवा कर घर से बाहर निकाल देंगे। अभी वो यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी मामा, इसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। बेटा, वो तुम्हारे ताया का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मामा ने मुस्कुरा कर कहा। ताया अब्बू की वजह से ही तो कल इसकी मुस्तफ़ा से बेइज्जती हुई। मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? दुआ ने पूछा। बेटा, तुम्हारे ताया बीमार हैं, इन्हें सारे दिन में बस थोड़ी देर फ़ोन पर बात करने की इजाज़त होती, लेकिन आज तुमसे बात करने के लिए वो डॉक्टर से लड़ पड़े और फ़ोन कर लिया। नीचे आओ, इनसे बात कर लो। मामा ने इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मामा, मैं बहुत थकी हूँ, सर में बहुत दर्द है, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, आप माजरत कर लें। दुआ बात नहीं करना चाहती थी इसलिए बहाना लगाया, लेकिन वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मामा ने समझाया। लेकिन मामा, मैं नहीं करना चाहती। वो नहीं मानी तो मामा वापस आ गई। क्या हुआ चाची, बुलाए ना इसे, बाबा फ़ोन पर हैं। मुस्तफ़ा ने फ़ोन लगाया। बेटा, वो कह रही है इसकी तबीयत नहीं ठीक, बहुत थकी है, आराम करना चाहती है, अगली बात करेगी। आप बात करें, मैं इसे लेकर आता हूँ। फ़ोन हाजरा को थमाकर इसके कमरे में चला गया। इसे अपने कमरे में देखकर तो दुआ को बहुत गुस्सा आया।
आपको इतनी तमीज़ नहीं, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। इसने इसी की बात याद करवाई। दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है मेरा, नीचे चलो, बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ते घसीटते नीचे लाया। मेरे सर में दर्द है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। ज़रा सा सर में दर्द है ना, कोई कैंसर तो नहीं? बाबा को कैंसर है, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं। वो तुमसे बात करना चाहते हैं, शराफत से चलो। इसकी बात सुनकर दुआ को अफसोस हुआ कि ताया को कैंसर के मरीज़ हैं। वो बिना चूं-चा किए इसके साथ नीचे चलेगी। ताया से बात करके इसे बहुत खुशी हुई। अगर इनसे बात ना करती तो इसके बाद इस बात का अफसोस रहता, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन अफसोस, इनके पास ज़्यादा वक्त ना था। लेकिन वो सोच रही थी, ये सब रिश्ते इतने वक्त से कहाँ थे, अब सब के बारे में क्यों नहीं पता। मामा, मेरी दोस्त की बहन की शादी है, मुझे इसके लिए शॉपिंग पर जाना है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। मुस्तफ़ा अभी अभी घर आया जब दुआ ने कहा, हम कल चलेंगे दुआ, अभी तो शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा। नहीं मामा, मैंने आज ही जाना है, कल तो मायूं है, दुआ ने बताया। तो तुम्हें पहले सोचना था, तुम हर काम देर से करती हो, मामा ने इसे डांटा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और तुम भी इस वक्त कहीं नहीं जा सकती, मामा ने इनकार किया। लेकिन मामा, कल मुझे मायों की रस्म पर जाना है, दुआ ने मुँह लटकाते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुस्तफ़ा ने ऑफ़र की। नो थैंक्स, दुआ ने मुँह बनाकर कहा। क्यों नहीं मुस्तफ़ा बेटा, तुम इसे ले जाओ और जल्दी वापस ले आना। मामा ने फ़ौरन ही इजाज़त दे दी। लेकिन मामा, मैं नहीं जाना चाहती इनके साथ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, जाओ जल्दी से अपना बैग उठा कर लाओ और जाओ इनके साथ, इसके पास फालतू वक्त नहीं जो तुम्हारा इंतज़ार करे। मामा ने डांटा। अगर फालतू वक्त नहीं तो किसने मिन्नतें की मुझे लेकर जाने के लिए। वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ। वो भी उठकर बाहर निकल गया। वो अपने साथ रखकर एक ड्रेस को शीशे में देख रही थी। बहुत ही बकवास है, कुछ और देखो, मुस्तफ़ा ने पीछे से इसे देखते हुए कहा। मैंने आपसे राय नहीं मांगी, ड्रेस अच्छा लग रहा है। मुस्तफ़ा का इस ड्रेस को बकवास कहना बहुत ख़राब लगा। मैंने कहा ना अच्छा नहीं है, तुम पे नहीं लग रहा, मुस्तफ़ा ने उखड़ कर कहा। जी नहीं, मैं यही लूँगी क्योंकि मुझे यही पसंद है, दुआ ज़िद्दी अंदाज में बोली। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, तुम ये नहीं ले सकती। इसने छीनने वाले अंदाज में वो ड्रेस लिया और काउंटर पर फेंक दिया। आपके साथ मसला क्या है, आए ही क्यों आप मेरे साथ? दुआ को अब भी इस पर गुस्सा आ रहा था और मॉल में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के सब लोग इसके बाबा को जानते थे। क्यों मानूँ आपकी बात, लगते कौन हैं आप मेरे? जब आपका दिल चाहता है हम मुझे ऑर्डर देने लग जाते हैं, जब आपका दिल चाहता है मुझे डांटने लग जाते हैं। आपको पता है अगर ये सब बातें मैं बाबा को बता दूं तो वो क्या करेंगे? इसने डराना चाहा। क्या करेंगे वो? इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। सीधा कर देंगे आपको, दुआ इसी के अंदाज में बोली। मैं डर गया और रियली, मुस्तफ़ा ने मजाक उड़ाया और माल में इसकी एक ना चलने दी। मुस्तफ़ा ने इसके लिए अपनी पसंद के ड्रेसेस लिए और पैक भी करवाए। काश मॉल के लोग इसके बाबा के करीबी दोस्त ना होते तो कभी इसकी पसंद के ड्रेसेस नहीं लेती। लेकिन दुआ ने सोच लिया वो सादिया की बहन की शादी में पुराने ड्रेसेस पहन लेगी, लेकिन मुस्तफ़ा की पसंद का कभी नहीं। ऐसे ही आदत डाल लो मेरी सारी बातें मानने की, आगे ज़िंदगी में आसानी रहेगी। मुस्तफ़ा की बात ने जल्दी पर तेल का काम किया। क्यों आप क्या हैं, हमेशा हमारे घर में रहने वाले हैं? दुआ ने जलकर कहा। नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने का इरादा रखता हूँ। क्या मतलब? दुआ ने कन्फ्यूज़ होकर कहा। मतलब ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो, मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो घर आ गया, तुम अंदर जाओ, मुझे काम करने जाना है। हाँ तो जाए ना, मुझे क्यों बता रही हैं? मैं कौन सा आपका इंतज़ार में मरी जा रही हूँ। वो पहले ही गुस्से में तपी थी, फिर जलकर बोली, जिस पर मुस्तफ़ा ने कहका लगाया। आज नहीं कर रही, आगे तो करोगी ना? नहीं, मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं। ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। लेकिन तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, दिमाग के साथ साथ नीयत भी। वो मुस्कुराते ही यही सोच रहा था, इसे अंदर जाते देख जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई इसने गाड़ी स्टार्ट की। जिस दिन से तारक भट्टी ने इसे दुआ के हवाले से धमकी दी, वो दुआ को एक सेकंड के लिए अकेला ना छोड़ता, क्योंकि तारक भट्टी ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। तारक भट्टी जान चुका था दुआ इसकी कमज़ोरी है। अब वो बहुत जल्दी दुआ और अपना फ़ैसला करना चाहता था। आज सादिया की बहन की माइयों थी। दुआ ने जानबूझकर मुस्तफ़ा का दिलाया ड्रेस नहीं पहना और पुराने ड्रेस पहनकर तैयार होकर नीचे आई।
तुमने ये ड्रेस क्यों पहना? कितना प्यारा ड्रेस दिलाया था मुस्तफ़ा ने। मुझे आपका प्यारा ड्रेस पसंद नहीं आया और मैं वो नहीं पहनूंगी। दुआ हमेशा अपनी पसंद की चीज़ें लेती है, दुआ ने इसे बताना ज़रूरी समझा। हाँ बाबा ठीक कहते हैं, आज के बाद अपनी पसंद की चीज़ें लेना, लेकिन आज तो वो वाला पहन लेती। सहेली की शादी में पुराने कपड़े पहन कर जाओगी? मुस्तफ़ा ने समझाते हुए कहा। जी नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं वो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, अगर तुम वो ड्रेस नहीं पहनोगी तो तुम शादी पे नहीं जा सकती, मुस्तफ़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा। मैं जाऊंगी और अपनी पसंद की ड्रेस पहन के ही जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, तुम कहीं नहीं जा सकती, मुस्तफ़ा ये कहकर बाहर निकल गया। चाचा चाची जब तक ये ड्रेस चेंज करके नहीं आएगी ये घर से बाहर नहीं जाएगी। मामा बाबा इन्हें समझाते क्यों नहीं, इनकी हर बात क्यों मानते हैं? इनकी हर बात नहीं मान सकते, मैं अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर जाऊंगी, दुआ ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। दुआ कितनी ज़िद्दी हो जा रही हो तुम, जाओ कपड़े चेंज करो, मुस्तफ़ा तुम्हें छोड़ आएगा, मामा ने गुस्से से कहा। मुंह बसोरकर कपड़े चेंज करके आ गई। मामा बाबा से नाराज़ सही, लेकिन वो सादिया की बहन की माइयों को नहीं छोड़ सकती थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, गाड़ी में बैठते ही मुस्तफ़ा ने कहा। दुआ बदले में कुछ नहीं बोली मगर गुरी से नवाजा। बाबा कब आएंगे, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, मुस्तफ़ा ज़ेरे लब बड़बड़ाया। दुआ ने सुनने की कोशिश की मगर नहीं सुन पाई। अकेले आने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेने आ जाऊंगा तुम्हें, किसी के साथ भी मत आना, इसने इनडायरेक्टली सादिया के साथ कहा था। दुआ ने इसे 8 बजे का लेने के लिए कहा, लेकिन वो 7 बजे ही आ गए। किसी को इसने दुआ को अपने आने की खबर देने का कहा और बाहर इसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट के बाद भी वो ना आई तो इसे खुद ही अंदर आना पड़ा। बोर्ड ढूंढने के बाद वो लड़के के साथ खड़ी नजर आई। मुस्तफ़ा की माथे की रगें गुस्से से बाहर आई। अब कभी गुवारा ना था कि दुआ किसी लड़के से इस तरह बेतकल्लुफ़ बात करे। वो इसके पास आया और बिना इस लड़के को मुखातिब किए दुआ का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती घसीटते हुए से ले आया। मुस्तफ़ा ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा बैग फ़ोन ऊपर पड़ा है सादिया के कमरे में, मैं लेकर आती हूँ, 1 मिनट रुके, अपना मेरा हाथ छोड़िए। क्यों वो अभी तक समझ ही नहीं पाई मुस्तफ़ा इसके साथ इस तरह क्यों कर रहा था। बताओ लड़का कौन था? इसका हाथ छोड़कर इसे गाड़ी के साथ लगाए पूछ रहा था। वो सादिया के भाई हैं, यारो भाई, दुआ ने इसे भाई बोलकर जैसे बात ही ख़त्म कर दी। मुस्तफ़ा एकदम सुकून हो गया। तुम इसके साथ क्या बातें कर रही थी? मुस्तफ़ा ने पूछा। मैं बातें नहीं कर रही थी, मैं तो खड़ी तस्वीरें बना रही थी। यारो भाई मेरे पास आए और बातें करने लगे। इसे लग रहा था कि मुस्तफ़ा में मामा वाली रूह आ गई है। ज़रूर मामा ने इसे इसकी जासूसी करने को भेजा था। क्यों मामा भी इसी किसी लड़के के साथ बात करने नहीं देती थी। अब अगर मैंने इनसे बातें ना की तो वो क्या सोचते? इस लड़की को मैनर्स ही नहीं, दुआ ने समझदारी से बोला। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें इस तरह से किसी लड़के से बात करते हुए ना देखूं। सहेली की शादी पर आई हो, शादी अब घर चलो, फिर हुक्म दिया गया। दुआ का मूड बहुत खुशगवार था जिसे वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरा बैग और मोबाइल सादिया के कमरे में पड़ा है, मैं इससे मिलकर आई। ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट, अगर 5 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी हुआ तो मैं अंदर आऊँगा और तुम्हें उठा कर ले आऊँगा, और इसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, गोया धमकी दी। और दुआ जानती थी अगर वो हाथ पकड़कर घसीट कर अपने साथ ला सकता है तो उठा कर भी ला सकता है। जी मैं बस 5 मिनट में आई और 5 मिनट 3.5 मिनट में ही ख़त्म हो गए और वो वापस आ गई। देखा कितनी जल्दी वापस आई, दुआ ने फुली सांसों में खुश होकर कहा, जिसे बहुत बड़ा कारनामा दिखाया गया हो। गुड गर्ल, आइंदा भी ऐसे ही मेरी बातें मानना। चाचू डॉक्टर ने बाबा को इजाज़त दे दी है घर आने की, मुस्तफ़ा ने आती ही खुशखबरी दी। ग्रेट, कितना मज़ा आएगा, मैं ताया अब्बू से पहली बार मिलूँगी, दुआ ने खुश होकर कहा, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुराया। पहली बार तो नहीं, तुम पहले भी बहुत बार मिल चुकी हो, मुस्तफ़ा ने इसे याद दिलाना चाहा। कब? मैं तो कभी मिली ही नहीं इनसे। बेटा तब तुम बहुत छोटी थी, तुम सिर्फ 6 साल की, जब हम आज़ाद कश्मीर में शिफ्ट हुए, मामा ने इसे बताया। वो ठीक है मामा, लेकिन इसके बाद हम कभी ताया अब्बू और इनकी फैमिली से मिले क्यों नहीं? दुआ ने पूछा। क्योंकि इस वक्त हमारे गांव में ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी। हमें दुश्मनों ने छोटे चाचा और इसकी सारी फैमिली को कत्ल कर दिया और सुल्तान चाचा को भी कत्ल कर देना चाहते थे, इसलिए बाबा ने इन लोगों को आज़ाद कश्मीर बेचकर इनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए। एक दूसरे से दूर रहकर भी हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। 7 साल तक हम एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पाए। फिर कुछ अरसे पहले ये मसाइल हल हो गए और फिर हमारा रब्ता बहाल हुआ। और वैसे भी ये रब्ता बहाल करना बहुत ज़रूरी था, आखिर हमारे फ्यूचर का सवाल है। क्यों चाची? इसने सारी बात बताते आखिर में हाजरा को भी
अपने साथ शामिल किया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाजरा ने हामी भरी। मामा, ये दुश्मनी किस चीज़ की थी? दुआ अभी तक दुश्मनी पर अटकी थी। जिस चीज़ की भी थी, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब सारे मसाइल हल हो चुके हैं। अब तुम बस हमारा मसला हल हो गया। एक बार बाबा आ जाए। बात करते करते आखिर में मुस्तफ़ा मुस्कुराया। इसके साथ हाजरा भी मुस्कुराई, लेकिन मुस्तफ़ा का मसला जानने में दुआ को कोई इंटरेस्ट ना था, इसलिए कल के फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार करने चली गई। आज दुआ ने अपनी पसंद का ड्रेस पहना और अपनी मर्ज़ी से तैयार थी। तुम्हारी पसंद भी बुरी नहीं, मुस्तफ़ा ने तारीफ़ नहीं की, मगर इतना कह बताया कि वो अच्छी लग रही है। कम से कम आपकी पसंद से तो अच्छी है। नखरे मत दिखाया करो, चलो छोड़ो दूँ। क्या आज भी आप छोड़ेंगे मुझे? बाबा ने आपको मेरा ड्राइवर रख लिया है क्या? अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। नहीं, लेकिन मैं अपनी मलकियत की ज़िम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। क्या मतलब? जब से मुस्तफ़ा आया था वो इससे इस तरह के अजीबोगरीब बातें करता जो दुआ के सर के ऊपर से गुजरती। कितनी बार कहा है तुमसे, हर बात में मतलब मत पूछा करो। बाबा आ जाएंगे तो सारे मतलब समझ आ जाएंगे। अब चलो, देर हो रही है और लेने मैं ही आऊँगा। सिर्फ एक बार बुलाऊँगा तो बाहर आ जाना, बल्कि मैं तुम्हें फ़ोन पर फ़ोन करूँगा, मुस्तफ़ा ने बताया। ओके ड्राइवर। इसने जानबूझकर ड्राइवर पर जोर दिया, लेकिन इसकी बात का मुस्तफ़ा ने बुरा नहीं मनाया। ओके मैडम, आपका ड्राइवर वक्त पर पहुंच जाएगा। इस दिन के बाद मुस्तफ़ा इससे फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। यकीनन इससे दोस्ती करना चाहता था, ऐसा दुआ को लग रहा था, लेकिन दुआ अब दोस्ती नहीं करना चाहती थी। अब दुआ को ना तो अच्छा लगता था और ना ही एक कज़न दोस्त चाहिए था। इसने सोच लिया इसके पास जो फ्रेंड है वो अच्छी है, इसे खोना नहीं चाहती थी। इसे मुस्तफ़ा से चिढ़ होगी, इसका हर बात पर हुक्म चलाना, अपनी हर बात मनवाना दुआ को बिल्कुल पसंद ना आया। यहाँ तक कि इसे मुस्तफ़ा से बात करना और इसे देखना तक पसंद ना था। आज रात मेहंदी की रस्म थी, इसलिए दुआ ने मुस्तफ़ा को देर से आने के लिए कहा, लेकिन आज बड़े ही इसे बाहर बुलवाया लिया गया। गुस्से से उठकर वो बाहर चले आई। इसे मुस्तफ़ा को वापस भेजना था। वो बाहर आई और मुस्तफ़ा को ढूंढने लगी। जो छोटी सी बच्ची इसके करीब आई। बाजी, आपको पार्किंग एरिया के पीछे की साइड पर कोई मुस्तफ़ा बुला रहा है। हद है, इन्हें तो यहाँ आना चाहिए था। अब इतनी देर में अकेली जाऊँगी, सोचते ही वो पार्किंग की दूसरी साइड में जाने लगी, जो घर से काफ़ी फासले पर थी। यहाँ पहुँची तो इसे 2 गाड़ियाँ और कुछ लोग नज़र आए। शुक्र है मैं अकेली यहाँ नहीं हूँ। वो आगे बढ़ गई। आगे दूर दूर तक मुस्तफ़ा की गाड़ी नहीं। इसे महसूस हुआ वो लोग जिनकी वजह से इनका डर कम हुआ, वो इसे अपने घेरे में ले रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग इससे कुछ फासले पर पीछे खड़े थे। कुछ बोलने की बजाय वापस पीछे को मुड़ी, लेकिन वो लोग भी इसके पीछे आने लगे। इसने भागने में बेहतरी समझी, वो लोग भी इसके पीछे भागने लगे। दुआ समझ चुकी थी वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इसे मुस्तफ़ा पर गुस्सा आ रहा था, जिसे यहाँ बुलाकर खुद न जाने कहाँ चला गया। भागते भागते इसे हाई हील धक्का देकर टूट गई, लेकिन इससे पहले वो गिरती किसी मजबूत बाहों ने इसे सहारा दिया। नज़रें उठाकर देखा तो शुक्र का कलमा पड़ा। इसे देखकर वो लोग पीछे की तरफ भागे। मुस्तफ़ा वो लोग इससे पहले कि कुछ बोलती, मुस्तफ़ा का ज़ोरदार थप्पड़ इसकी बोलती बंद कर गया। एक लफ्ज़ नहीं, मुंह बंद करो। वहाँ से निकलने को क्यों कहा? वहाँ से निकलने से तो क्यों बाहर निकली? मैंने कहा ना, मैं फ़ोन किया। किसी ने मुझे आकर बताया कि आप मुझे लेने आए हैं, इसलिए मैं बाहर आई। वहाँ पर एक बच्ची ने कहा आप पार्किंग की दूसरी साइड पर हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे कोई शौक़ नहीं है वहाँ जाने का। दुआ इससे ज़्यादा गुस्से से बोली। और आपने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? इसे गिरबान से पकड़कर झंझोड़ा। क्या लगता है आपको, अगर मैंने आपकी बात मान ली तो आपकी गुलाम बन गई? आप जो चाहते हैं मेरे साथ सलूक करेंगी? सोचिएगा बिना मत। अगर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो इसमें भी आपकी ही गलती है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी आपको माफ़ ना करती। दुआ को यकीनन अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए रो रही थी। आपने मुझे डरा रखा है। एक बात कहूँ तो बाहर आ जाना, वरना उठा लूँगा। अपनी सहेलियों के सामने तमाशा बना दिया। रोती हुई गुस्सा करती सीधी मुस्तफ़ा के दिल में उतर रही थी। मुस्तफ़ा ने इसे पकड़कर अपने सीने से लगवा लिया। दुआ, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अब मैं तुम्हारे मामले में कोई रिस्क नहीं लूँगा। कल बाबा आ जाएंगे, सब कुछ ठीक कर दूँगा। दुआ ने इसे धक्का मारा और ख़ुद को इसके हसार से अलग किया। दुआ को पहली बार किसी मर्द ने इस तरह छुआ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की और आइंदा इस तरह से मेरे करीब आने की। दुआ को मुस्तफ़ा का इस तरह से छूना अजीब लगा, लेकिन बुरा नहीं। न जाने कौन से एहसास के तहत इसे मुस्तफ़ा से शर्म आने लगी। मुझे घर जाना है, बस इतना कहकर वो आगे बढ़ गई और इसके पीछे चल दी। दुआ ने घर आते ही एलानिया तौर पर सबको बता दिया कि मुस्तफ़ा ने इसे थप्पड़ मारा, लेकिन ना तो मामा ने कोई अहमियत दी और ना ही इसके प्यारे बाबा ने,
ज़रूर तुमने ही कोई गलत हरकत की होगी मुस्तफ़ा। इतना समझदार बच्चा है, कभी कोई हरकत ऐसी कर ही नहीं सकता। बाबा आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं, दुआ को दुख हुआ। देखो बेटा, मुस्तफ़ा को तुम्हारी तरह बच्चा नहीं है जो ऐसी हरकतें करे। ज़रूर तुमने ही कोई ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से हाथ उठाना पड़ा। वैसे भी बेहतर होगा अब तुम बचपना छोड़ो और छोटी बच्ची की तरह नहीं रहो। और ऊपर से तुम्हारे ताया अब्बू चाहते कि अपने बच्चों का घर बसा देखें, इसलिए हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो बेहतर होगा तुम अपनी बचकाना हरकतें छोड़ो और अपनी ज़िंदगी को संजीदा लो। आज तो बाबा ने एक ना सुनी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्तफ़ा की वजह से। वो पहले ही से बुरा लग रहा था, अब थप्पड़ की वजह से मज़ीद चिढ़ने लगी। मामा बाबा की बेरुखी पर वो कमरे में आके बहुत रही। इसने फैसला कर लिया आज के बाद वो कभी मुस्तफ़ा की शक्ल नहीं देखेगी। अगर गलती से भी शक्ल नज़र आ जाए तो पहचानेगी नहीं, और अगर मजबूरन पहचाना भी पड़ा तो पहले दिन जितनी अहमियत देने की गलती नहीं करेगी। ये इसी दिन से इसके सर पर चढ़ा हुआ है। ऐसा दुआ को लग रहा था। सुबह सारे घर को अच्छे तरीके से साफ़ किया गया, गेस्ट रूम भी खुलवाया गया। यकीनन ताया अब्बू आने वाले थे, इसलिए सुबह सुबह मुस्तफ़ा की खड़ूस शक्ल देखने को नहीं मिली, क्योंकि वो ताया अब्बू को लेने चला गया था। वो ताया अब्बू से पहली बार मिलने जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ तक कि इसने पहली पसंद की डिश भी ताया अब्बू के लिए बनाई। बाबा और मामा इसकी एक्साइटेड देखकर बहुत खुश थे। इन्हें नहीं लग रहा था इतने सालों बाद वो अपने ताया अब्बू से मिलकर खुश होगी, क्योंकि इसके सामने कभी इन लोगों का जिक्र न किया गया। जबकि दुआ तो फ़ोन पर अपने ताया अब्बू को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना चुकी थी और मुस्तफ़ा की शिकायतें भी लगाती। इस वक्त इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसने इन्हें रात वाले थप्पड़ के बारे में बताना था। और कुछ ना हो, वो मुस्तफ़ा के बाबा थे तो यकीनन एक अदद थप्पड़ तो इसके लिए मार ही देंगे। इसके मुंह पर दवा ने मुकम्मल प्लानिंग करते हुए सोचा। फिर ताया अब्बू का कमरा साफ़ करने चली। कमरे की एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ कर चमकाया, ताकि ताया अब्बू को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। जब ताया अब्बू आए तो वो इससे इस तरह से मिली जैसे बरसों से जानती हो, और फिर इन्हें ज़बरदस्ती आराम के लिए उठाकर कमरे में ले गई। मुस्तफ़ा जब दुआ देने आया तो इसने मुस्तफ़ा के हाथ से दुआएं इस तरह से छीनी जैसे वो मुस्तफ़ा की नहीं बल्कि दुआ के बाबा की हूँ। वैसे भी मुस्तफ़ा जिस दिन से यहाँ आया था, इसके मामा बाबा इसके कम और मुस्तफ़ा के ज़्यादा लग रहे थे। दुआ ने इस बात का भी बदला लेना था। रात को भी बहुत देर से ताया अब्बू के पास से उठकर गई और इन्हें वक्त पर खाना और दुआ देती और इनके परहेज़ का भी मुकम्मल ख्याल रखती। आधी रात को वो बाबा के कमरे से निकली तो मुस्तफ़ा को अपने बाप को देखना नसीब, क्योंकि दुआ ने कमरा अंदर से लॉक कर रखा था ताकि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। कारली मीटिंग अपनी लाडली से एक बार बेटे का ख्याल नहीं आया। मुस्तफ़ा ने आते ही शिकायत की, 12-13 साल बाद इसकी शक्ल देखना नसीब हुई, और तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल तो मैं रोज़ देखता हूँ। बाबा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुराया। खैर, क्या कह रही थी आपकी लाडली? कहना क्या है, बस मेरा ख्याल रख रही थी। बाबा ने कोई भी राज फाश नहीं किया। इसे कहना कि मेरा भी ख्याल रखा करें, आखिरकार आपका बेटा हूँ। मुस्तफ़ा ने शरारत से कहा। हाँ, तू ख्याल रखने आई? हाँ, तो ख्याल रखने आई थी ना जिस दिन तुम यहाँ आए थे। तुमने इसे क्यों डांट कर भगाया? बाबा, कसम से वो केक लेकर आई थी और आप जानते हैं मुझे केक से कितनी नफरत है। फिर मोहतरमा आधी रात को मेरे लिए चाय बना कर लाई, जबकि डाइनिंग टेबल पर पहले ही ऐलान कर चुका था कि मैं रात को चाय नहीं पीता। और ऊपर से मुझे किसी केस की इतनी टेंशन थी कि बार बार वो कमरे में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। बस इसीलिए कह दिया कि इस तरह से मेरे कमरे में ना आना। और वैसे भी बाबा, आप तो सब जानते हैं 12 साल से कितनी मुश्किल से रहा हूँ इसके बगैर, और इस मोहतरमा को याद तक नहीं। मुस्तफ़ा ने अपनी सफाई पेश करते करते इसकी भी शिकायत लगाई। और बाबा, कसम से बेवकूफ़ तो इतनी है कि इंतहा की। इसकी बातें सुनते सुनते पापा मुस्कुराने लगे। खैर, अब आप वो करें जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया है। मुस्तफ़ा अपने मतलब पर आया। तुमने मुझे बुलाया है? मैंने तो ये अपने भाई भाभी और बेटी से मिलने आया हूँ। पहली बात, आपको यहाँ मैंने बुलाया है, और दूसरी बात, भाई भाभी से आपकी मुलाकात हो चुकी है, और तीसरी बात, वो आपकी बेटी नहीं बहू है, ये याद रखिए। नाश्ते के टेबल पर दुआ ने मुस्तफ़ा को अपने हुस्न से चारों शाने चित कर दिए। दुआ अपनी सहेली सादिया की बहन की शादी में जा रही थी, जहाँ आज बारात आनी थी। मुस्तफ़ा तो कब से इसे अपने बाबा को इशारा कर रहा था अभी बात कर ली, लेकिन बाबा ने इसे घूरा कि वो सब्र करे। 12 साल से सब्र ही तो कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा ने बेबाकी दिखाते हुए कहा। मुस्तफ़ा बेटा, तुमने कुछ कहा? चाची को लगा इसे कुछ चाहिए, इसलिए कहने लगी। हाँ चाची, मैं ये कह रहा हूँ मैं दुआ को छोड़ आता हूँ, तब तक बाबा को भी आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। मुस्तफ़ा ने बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाबा ने हैरानगी से मुस्तफ़ा की तरफ देखा, क्योंकि घर से निकलने से पहले
मुस्तफ़ा ने कहा था जब तक दुआ की पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक शादी की बात नहीं होगी, क्योंकि बाबा चाहते थे मुस्तफ़ा की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। इस वक्त मुस्तफ़ा ने इन्हें सब्र करते कहा था और शायद इसके सब्र का बदला अब मुस्तफ़ा से ले रहे थे। ताया अबू मुझे इसके साथ नहीं जाना, इनकी सोचों को दुआ की आवाज़ ने तोड़ा। लेकिन क्यों बेटा? वैसे तो दुआ रात को ही इनकी अगली पिछली सारी वजूहात बयान कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सबके सामने पूछना शुरू समझा। मुझे ये अच्छे नहीं लगते, ये हिटलर सड़ू अकड़ू हर बात पर हुक्म चलाते हैं। दुआ ने ताया अब्बू का साथ पाकर सब एक सांस में बोल दिया और इसकी बात पर मुस्तफ़ा का दिल चाहा, इसका मुँह सुई से ही सी दे। क्या मेरी बेटी जो कह रही है वो सही है मुस्तफ़ा? बाबा ने पूछा, क्योंकि ये दुआ और बाबा की रात की प्लानिंग थी। इसके इस बेस्ट फ्रेंड ताया अब्बू के साथ मुस्तफ़ा को डांटने की। इसका बदला पूरा होने वाला था जिसके लिए वो खुश थी। बाबा, अब तक मैंने इनके साथ जो भी किया वो इसकी गलतियों का नतीजा है। ऐसी बेवकूफ़ियाँ हरकत करती हैं और अब मुझसे नरमी की उम्मीद रखती हैं। मुस्तफ़ा ने एक सख्त नज़र से देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, जी भाई साहब, मुस्तफ़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुआ में बहुत बचपना है, मगर फ़िक्र ना करे, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। दुआ जो दुख से अपनी माँ को देख रही थी, जो इनका साथ देने के बजाय मुस्तफ़ा का साथ दे रही थी। अचानक इसकी शादी की बात कहाँ से आई? तुम ठीक कह रही हो हाजरा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा को भी इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। और मैंने सुना है मुस्तफ़ा ने दुआ पर हाथ उठाया। बाबा सख्त लहजे में गोया हुए। दुआ का हौसला बढ़ रहा था। अब तुम दुआ को इसकी सहेली की शादी पर छोड़ के आओ, और जब तक तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है। बाबा कहते हुए उठे, एक बात तुम सुन लो खबरदार, जो तुमने दुआ से ज़रा भी सख्ती से बात की। जाते जाते वो मुस्तफ़ा को एक बार फिर से सख्त लहजे में बोले, जबकि दुआ का दिल चाहा इस स्पॉट पर ताया अब्बू के गाल चूम ले। लेकिन इस तरह से मुस्तफ़ा को इसकी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता, इसलिए इसने ये काम बाद में छोड़ दिया। वो तो चली गई तो मुस्तफ़ा भी इसके पीछे पीछे चल दिया। अभी यहाँ से निकलने की जल्दी थी, क्योंकि इसको पता था जब तक यहाँ से नहीं जाएगी बाबा इसके मतलब की बात कभी नहीं करेंगे। भाई साहब, हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब अपनी अमानत को लेकर जाएं। हाजरा खुश होते हुए बोली, तो ठीक है, अब देर नहीं करते। तुम लोग जानते हो कि अब मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। मैं नहीं जानता मेरी सांसें कितनी हैं और चल कितनी सकती हैं। मैं बस अपने बच्चों को हंसता हंसता देखना चाहता हूँ। वो सब कुछ तो ठीक है भाई साहब, लेकिन दुआ अभी पढ़ रही है। सुल्तान साहब ने वजह पेश की, आखिर बेटी के बाप थे, इतनी जल्दी अपनी बेटी की रुखसती कैसे कर सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।